चौक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सचिन सोनावने नामक एक इंसान ने ऐसे कई लोगों को ठगा है। आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, बड़ी धोखाधड़ी हुई? बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। आपने कितने का अमाउंट उन्हें दिया था? 6 लाख का मैंने दिया था उनको अमाउंट, और 2.5 लाख का उन्होंने चेक दिया था। पुलिस हमें इग्नोर कर रही है, हमें नज़रअंदाज कर रही है। डॉक्टर सोनावणे हा स्वतः रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड सह आरोपी यांना सोबत घेऊन आले आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की गुन्हा दाखल करण्याची काही गरज नाही आहे, हे छोटा मोठा मॅटर आहे, त्यांच्या लेवलला ते सोडतील। पण जर आम्हाला कोर्टामध्ये जायचं असेल तर मग पोलीस प्रशासन करताय काय? मग अशा गुन्हेगारांची पोलीस पाठराखण करत आहे का? पोलिसांना भेटत प्रश्न विचारले तर जर पोलीस प्रतिनिधींना जर उत्तर देत नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेचं काय? मेडिकल फ्रेंचाइजी और हॉस्पिटल में पार्टनरशिप देने के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला रायगढ़ जिले का है, जहां चौक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सचिन सोनावने नामक एक इंसान ने ऐसे कई लोगों को ठगा है, जिन्हें पार्टनरशिप देने का वादा किया गया था, जिन्हें मेडिकल फ्रेंचाइजी या मेडिकल शॉप खोलने के लिए जिनसे लाखों रुपए लिए गए थे। हमारे साथ 2 पीड़ित मौजूद हैं इस वक्त, विलास कदम और संदीप जाधव जी, जिन्होंने चौक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लगाए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण उन्होंने 10 से 15 लाख रुपए दिए, लेकिन उनका ना तो भुगतान किया गया, ना तो पार्टनरशिप दी गई, और यह बड़ी चीटिंग का मामला जो है उभर कर सामने आया। संदीप जी, आप चौक मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसमें कब आपने पैसा दिया था और क्या सोचकर आपने पैसा लगाया था, क्या अप्रोच किया गया था? पिछले साल 1 अगस्त 2025 को मैंने डॉक्टर सचिन सोनावने इनके साथ उनको पैसे दिए थे, और वो एज अ बिज़नेस पर्पस एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने सोच के उसमें इन्वेस्ट किया था। मैंने उनको अभी तब तक 10 लाख रुपए दिए थे। उसका अकाउंट में हम लोगों ने जॉइंट अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक हमारा रजिस्ट्रेशन आया नहीं। हमारा ये कमिटमेंट था कि दोनों हॉस्पिटल में 50-50 पार्टनरशिप रहेगा, बट उसके बाद उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुझे मिलाया नहीं, मुझे अंधेरे में रखा। मेरे अकाउंट के जो भी पैसे उसमें प्राइमरी अकाउंट होल्डर वो रहे जॉइंट अकाउंट में, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स उन्होंने यूपीआई से किए। उसके बाद उन्होंने फिर से मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग की, ये कह के कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इससे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर 2025 को ही आ गया था, और मैंने ये जो ट्रांजैक्शन उनको 8 जनवरी 2026 को किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में रख के पैसे निकलवाने की साजिश की है। आप कैसे इस बात का आरोप लगा रहे हैं सचिन सोनावने पर और चौक हॉस्पिटल के नाम पर कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? उसका क्या आधार है? उसका आधार ये है कि जो भी हमारी कमिटमेंट एज ए एग्रीमेंट हमने कही थी कि हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, जो भी बिजनेस रहेगा वो 50-50% रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए हम लोग 4 महीने से वेट कर रहे थे। और 4 महीने तक मैं उनको पूछता रहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब आने वाला है, बट मुझे पता चला कि रजिस्ट्रेशन पहले ही आ चुका था और मुझसे पैसे ले लिए गए थे, और मुझे पता चला कि पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन उन्होंने खुद के नाम पे करा लिया। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट कुछ अटैच नहीं था। मुझे ये कहा गया था वो टाइम पे कि मैंने गलती से पुरानी फाइल प्रोसेस कर दी है। तो हम लोग 4 महीने से इतना वेट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो पुरानी फाइल प्रोसेस कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के खुद का ही डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड किए थे। जब उन्हें सचिन सोनावने को जब अपने ही नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना था, तो आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर के तौर पर पार्टनरशिप लेने की ज़रूरत क्या थी उन्हें? जहाँ तक रूल्स की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई होम्योपैथी डॉक्टर और हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। उनको उनके पैनल में डॉक्टर्स दिखाने होते हैं, और उसके लिए एज अ मुझे एमबीबीएस डॉक्टर करके एज अ पार्टनर लेने की उनकी मंशा हो सकती है। और बट उन्होंने पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन खुद के ही नाम पे करा लिया, मेरा डॉक्यूमेंट्स ना सामने देते हुए। तो आपको इसमें लगता है कि जब एक बीएचएमएस कोई डॉक्टर जो है हॉस्पिटल अपने नाम पर कैसे करवा सकता है, ये क्या ये सही है, प्रोविजनल, ये लीगल है?
ये अगर वो प्रोप्राइटर बनेंगे और बट उनके लिए उनको एक एमबीबीएस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, मिनिमम एमबीबीएस, उसके आगे वो कंसल्टेंट कोई भी है उनको साथ में रख के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट ऐसी कमिटमेंट उन्होंने मुझे कभी नहीं दी थी कि किसी के नाम पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके। आपके जैसे और भी लोगों की जानकारी मिली है कि जो इसी तरह से धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, आपको क्या जानकारी है? मुझे एक डॉक्टर म्हात्रे सर है, उनके साथ भी उन्होंने जो सेटअप लिया था, जो मैं आने से पहले उन्होंने पूरा उनके साथ खरीदा हुआ था, बट उनके भी पैसे के लेन देन में उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उनको पूरे पैसे ना दे के उनसे दिए हुए जो चेक्स है वो बता के मैं ये इतने दिन में आपको पैसे दे दूंगा, बट वो सब उनके भी चेक बाउंस हो गए और वो भी इस घटना से पीड़ित है। और एक दो लोग हैं, एक फार्मासिस्ट है विशाल कदम और एक अमृता वाघमारे है, उनका बेटा भी है जो कि वो भी फार्मासिस्ट है, उनको भी दूसरी जगह पे करजत एरिया में और ये कामोठे एरिया में हॉस्पिटल में फार्मेसी डालने के नाम पे पैसे लिए गए, बट वहाँ पे भी कुछ काम नहीं किया गया। कुछ नहीं काम किया गया। विलास कदम जी हैं, ये भी अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। आपको कैसे ठगा गया उस हॉस्पिटल में जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं? कैसे आपके साथ धोखाधड़ी? 1 अप्रैल 2025 को मैंने उनको पैसे दिए कि वहाँ पे मैं मेडिकल डाल सकूं, और उसके बाद वो आना ही छोड़ दिए। बाद में बोलते थे कि रजिस्ट्रेशन आया नहीं है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैंने देखा तो उनका कुछ पॉजिटिव अप्रोच नहीं लगा। मुझे ऐसा लग गया कि मेरे साथ कुछ तो फ्रॉड हो गया है। तो उसके बाद मैंने बात की कि सर क्या हुआ, पर उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद वो बोल रहे थे कि नहीं आपको नहीं करना है तो मैं आपको पैसे वापस देता हूँ। चेक दिया, वो भी बाउंस हो गया। उसके बाद मेरे घर पे आपने कितने का अमाउंट उन्हें दिया था, भुगतान किया था, और आपको चेक कितने का रिटर्न किया गया जो बाउंस हुआ? 6 लाख का मैंने दिया था उनको अमाउंट, और 2.5 लाख का उन्होंने चेक दिया था। बाद में वहाँ पे मैंने माल भरा था, बाद में वो भी सब माल सब वहाँ पे ही पड़ा हुआ है। और 2.5 लाख का चेक मैंने एक बार डाला, बाद में बोला नहीं दूसरी बार डाल दो। 3 बार वो चेक बाउंस हो गया और मुझे वो कुछ भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला है। आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, बड़ी धोखाधड़ी हुई? बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। मेरा 1 साल उसके साथ खराब हो गया उसका। आपने क्या पुलिस को कोई अप्रोच किया या कोई कंप्लेंट जो है उस हॉस्पिटल या उसके संचालक के खिलाफ आपने करने की कोशिश की? चौक पुलिस स्टेशन में मैं जाके वहाँ पे अर्जी दिया हूँ, उसका एक कॉपी मेरे पास है, पर वहाँ से भी मुझे कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला। कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला। आपका 11.5 लाख जो धनराशि है वो उस हॉस्पिटल की भेंट चढ़ गई, आपके साथ धोखाधड़ी हुई। आपने न्याय पाने के लिए उसके खिलाफ कोई शिकायत की? हमने सबसे पहले चौक पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पुलिस ऑफिसर विशाल पवार सर, उनसे मिले। उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लिया कि मैं इसमें पूछताछ करता हूँ। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करने बोले। उसके बाद हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप कम से कम हमारा एक एफआईआर दर्ज कराए, बट सर बोले कि ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है तो मैं पहले पूछताछ करूँगा। उन्होंने हमें बताया कि मैं उनको बुला के आपका जो भी है वो पैसा देने के लिए बोल दूंगा, बट ऐसा कुछ कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ। और विशाल सर कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि आप जो भी आपका एग्रीमेंट है वो उस हिसाब से आपने देखिए। कोई हमें वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कि इतना बड़ा फ्रॉड होने के बावजूद भी एक आरोपी या एक हॉस्पिटल जो है उससे लगातार बच रहा है, उसके खिलाफ कोई गंभीर जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ उनके पहचान के लोग हैं जिनका सपोर्ट लेके, जो उनके पार्टी से जो रिलेटेड लोग हैं उनका सपोर्ट लेके थोड़ा उनका पहुंच यूज़ करके प्रेशराइज करके पुलिस वालों को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको सिर्फ बहला रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वो कोई भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। बस वो अपनी पहुंच का यूज़ कर रहा है और ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, क्या भूमिका पुलिस की लग रही है?
हमें ये लग रहा है कि पुलिस हमें इग्नोर कर रही है, हमें नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि हमने बहुत रिकरेंटली बार बार उनके पास जाके रिक्वेस्ट की है कि सर कम से कम इतने लोगों को एट अ टाइम, इन्होंने हमें जो पता चला बाद में जो पूछताछ निकली, बहुत सारे लोग निकले, हमने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप इनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की जाए, बट सर हमें बार बार बोलते रहे कि आप हमें कुछ समय दें, बट हमें उनके तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनको मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब आपकी कोशिश किस तरह से चल रही है समाधान और न्याय पाने के लिए? आप कामगार सेना के पास भी आए हैं, तो वहाँ से क्या हुआ, अभी क्या प्रोसेस किया गया? मैंने हमारी जो ताई है प्रियंका ताई गाड़े, उनको अप्रोच किया, क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा था, उसका कोई रिस्पांस रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने मेरी जो भी पीड़ा है वो उनको बता दी। उन्होंने मेरा ये एक्नॉलेज करने के बाद मेरे साथ वो आए, मेरे साथ भी बहुत बार उन्होंने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, बट उनको भी वही है कि कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम सीधे बात करते हैं, प्रियंका गाड़ी जी हैं जो धर्मवीर कामगार सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं। प्रियंका जी, आपने इन पीड़ित लोगों का मामला उठाया, जैसे डॉक्टर संदीप जाधव हो गए और विलास कदम जी हो गए, क्या अभी पुलिस का क्या कहना था और किस तरह से आप प्रोसेस कर रही हैं ताकि इन्हें न्याय मिल सके? काय झालंय की गेल्या 3 महिन्यापासून जसं संदीप भाऊ असतील, विशाल भाऊ असतील, हे बऱ्याच दिवसापासून मला तक्रारी करतायत। 3 महिन्यापासून आम्ही खालापूर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिली, लेखी अर्ज दिले की ह्या सर्वांची चौकशी व्हावी, डॉक्टर सचिन सोनवणे ह्याची चौकशी व्हावी आणि तात्काळ ह्याच्यावर सामूहिक गुन्हा दाखल व्हावा। परंतु PI अशोक पवार यांनी आम्हाला काही दिवसाचा वेळ मागितला, तेवढ्या दिवसामध्ये आम्ही चौकशी करू आणि तुम्हाला कळवू। पण 3 महिने उलटून गेले तरी त्यांच्याकडून काही अपडेट नाही आली। शेवटी मागच्या हफ्त्यामध्ये लास्ट वीकमध्ये आम्ही लोक DYSP नेहुल सर म्हणून आहेत त्यांना जाऊन भेटलो, त्यांना सविस्तर विषय सर्व सांगितला। त्यानंतर सरांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की दुसऱ्याच दिवशी आपण गुन्हा दाखल करू। दुसऱ्या दिवशी आम्ही सरांना भेटायला गेलो, तर त्याच वेळेस तिथे डॉक्टर सोनवणे हा स्वतः रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड सह आरोपी यांना सोबत घेऊन आले आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की गुन्हा दाखल करण्याची काही गरज नाहीये, हे छोटा मोठा मॅटर आहे, त्यांच्या लेवलला ते सोडतील। आणि नेहुल सरांनी आमच्याकडून गुन्हा दाखल करून घेतला नाही। त्याच वेळेस सरांना आम्ही खूप कन्व्हिन्स केला की सर हा क्रिमिनल ऑफेन्स आहे, हे आपण बघू शकता की सर्वांचे पुरावे आहेत, गुन्हा घडण्यासारखे आणि कल्पित खूपच म्हणजे शतरंज खेळतोय ह्या गरीब लोकांसोबत। आज बिचारे काही लोक आहेत की ज्यांनी घरातले दागिने गहाण ठेवलेत, कुणी ओढी काढून पैसे काढलेत, कुणी काय काय केलेलं आहे, बँकेचे ट्रान्झॅक्शन वगैरे करून, म्हणजे खूप अवस्था दयनीय अवस्था आहे। आणि तुम्ही यांची जरा तरी विषय घ्या, यांचा गुन्हा दाखल करा। तर तसं त्यांनी काही न करता आम्हाला आश्वासन देत राहिले की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही जाऊन कोर्टामध्ये दाखल घ्या। पण जर आम्हाला कोर्टामध्ये जायचं असेल तर मग पोलीस प्रशासन करताय काय? मग अशा गुन्हेगारांची पोलीस पाठराखण करत आहे का? हा प्रश्न आम्हाला त्यावेळेस पडला आणि त्यावेळेस सरांनी असं सांगितलं की तुम्ही काही दिवसांचा वेळ द्या। तसंच आम्ही 12 तारखेला पुन्हा खालापूर पोलीस स्टेशनला गेलो ऑगस्टच्याच, तर त्या दिवशी आम्हाला सर भेटले सुद्धा नाहीत आणि त्यांनी सांगितलं की काही चेक्स वगैरे ते देण्यात येतील, ते तुम्ही घेऊन जा। मग असं चेक्सवरती ह्याच्या अगोदरी बऱ्याच लोकांना चेक्स दिलेले आहेत आणि ते चेक्स बाउन्सही झालेले आहेत। मग हा काही खेळ पोलीस जाणून बुजून नागरिकांना त्रास देण्याचा करतायत का? आणि जर आम्ही प्रतिनिधी म्हणून जर पोलिसांना भेटतोय, प्रश्न विचारतोय, तर जर पोलीस प्रतिनिधींना जर उत्तर देत नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेचं काय? अभी भूमिका आपकी क्या है? अभी क्या आपने कहा है कि लगातार आप फॉलोअप कर रही हैं, लेकिन फिर भी FIR दर्ज नहीं हो रही है, अब आपकी रणनीति आगे की क्या होगी, क्या भूमिका होगी? 12 तारखेला आपण जे खालापूर पोलीस स्टेशनला गेलो त्याच वेळेस आम्ही एक पत्र दिलं, एक अर्ज दिलं की जर अजूनही गुन्हेगाराला पोलीस प्रशासन आणि BJPचं, मी सरळ पक्षाचं नाव घेईल, BJP ह्या पक्षाचा जो वर्धहस्त असेल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड यांच्यासोबत जर असतील, असं म्हणून पॉलिटिकल प्रेशर जर येऊन गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्यात येत असेल तर मग आम्ही पोलीस प्रशासनाविरुद्ध एक जन आंदोलन घेतोय। 15 ऑगस्टच्या दिवशी आम्ही खालापूर पोलीस स्टेशन येथे एक जन आंदोलन घेणार आहोत असं आम्ही पत्रही दिलेलं आहे, पण अद्याप आम्हाला काही माहिती आलेली नाहीये। देखिए, अभी तक कोई चेतावनी देने के बावजूद भी खालापुर पुलिस स्टेशन ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। ये संकेत देता है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं दबंग है, रसूखदार है, राजनीतिक जो वरदहस्त है उसका फायदा लेकर और पैसे के दम पर संभवतः जो इस मामले को दबाने की कोशिश चल रही है, और इसीलिए शायद पीड़ितों की आवाज़ जो है पुलिस गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा
कि 15 अगस्त को धर्मवीर कामगार सेना की इस चेतावनी के बाद या आंदोलन के बाद पुलिस का रुख कैसा होता है और पीड़ितों को किस तरह से न्याय दिलाने में मदद कर पाती है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।